लंगड़ा घोड़ा तेज गधे पर भारी रहता है, ये जान लीजिए। तो आप उनको तेज गधा कह रहे हैं? हम उनको नहीं कह रहे हैं, ये कहावत है। ये आरोप कोई भी अगर लगा रहे हैं तो ये आरोप तस्लीम साहब पर भी चला जाता है। उनका जो ये काम है वो राजनीतिक काम नहीं है। वो जीतने के बाद फिर दोबारा क्षेत्र में आके किसी समस्या पर वो चर्चा नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो ये धनबल ही पर ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 चुनाव से वो जीत रहे हैं। तो पांचों वहाँ पहुँचे अख्तरुल ईमान साहब के यहाँ, नेता MIM के नेता के वहाँ। तो उसके यहाँ तमाम लोग थे, इजहार हस्बी साहब भी थे। उस टाइम में तौसीफ साहब का नाम नहीं था, अनाउंस नहीं हुआ था। तो पांचों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, ये वादा किया था। यही हम लोग कहना चाहते हैं अपने वोटरों से, अपने क्षेत्र के लोगों से कि AMU के बनने से लॉस किसको है, नुकसान किसको है। जब किसी को नुकसान होता है तो नुकसान जिसका होना होता है वही रोकता है। रोकने वाला कौन होता है? जिसका नुकसान होता है। तो ये अवाम देखे कि किसका नुकसान हो सकता है। AMU अगर आता है तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा, ITI भी, सब कुछ, इंजीनियरिंग होगा, तमाम तरह की पढ़ाई होगी। तो ये किसको नुकसान है ये साफ साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की हालत आज कहाँ और कैसे है। कांग्रेस का कोई लीडरशिप नहीं है बिहार में। कौन लीडर है? कोई बिहार के कोई भी पॉलिटिकल आदमी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि लीडर कौन है कांग्रेस का। अध्यक्ष का नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन बाकी कोई कौन लीडर है, इस तरह का कोई चेहरा बिहार में कांग्रेस में नहीं है। और हमारे RJD में पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि RJD का चेहरा तेजस्वी यादव है। बिहार में इन दिनों MLC के चुनाव चल रहे हैं और हम MLC के उम्मीदवारों का इंटरव्यू लगातार आपके बीच लेकर आ रहे हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज MLC क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुबहान साहब आज हमारे साथ हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि पूर्णिया के 82 विधानसभा से 6 बार विधायक रह चुके हैं, 1985 से लेकर 2020 के बीच। सीधा सवालों को लेते हैं हाजी साहब, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है मैं मीडिया में आपका, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई, कहाँ से आप, क्योंकि आप 6 बार विधायक रहे, तो राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, ये थोड़ा बता दीजिए। राजनीति में मैं सरपंच पद से राजनीति शुरू किया था। सरपंच मैं यहाँ रहा तो सरपंच 27 साल के बाद फिर पंचायती राज का चुनाव हुआ। इसी बीच मैं 85 में विधायक बना और कई बार विधायक बना। 27 साल के बाद तब ये पंचायत का चुनाव हुआ। तो अगर कुल देखा जाए तो 27 साल तक हम सरपंच रह गए। सरपंच भी रह गए और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। कौन से साल में सरपंच बने थे? ये 70 के आसपास है। तो राजनीतिक जुनून एक बालिग होने के बाद ही मेरा लोगों से लगाव, लोगों से हमदर्दी, लोगों के काम में, मुसीबत में जाना। क्योंकि मेरे पास एक बुलेट गाड़ी थी। जब हम मारवाड़ी कॉलेज जाया करते थे, 4 साल तक लगातार हम किशनगंज कॉलेज ही आना जाना किए हैं। घर से हम 30 किलोमीटर की दूरी पर मारवाड़ी कॉलेज 4 साल तक हम आना जाना किए हैं। तो जब कहीं कोई हादसा हो इलाके में, कहीं कुछ हो, तो हमारी बुलेट गाड़ी वहाँ पहुँच जाती थी। मैं वहाँ जाके लोगों की सेवा करता था। ये जुनून तभी से है। और इस बीच में लगभग 82 में मुझे कर्पूरी ठाकुर जी के तरफ से कुछ लोग यहाँ आके बोले कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव आप लड़ सकते हैं। तो 82 में मैं लोकदल ज्वाइन किया। 82 में लोकदल ज्वाइन करने के बाद 85 में मुझे टिकट दिया गया और पहली बार ही मैं जीत गया इलेक्शन, चुनाव जीता। तो राजनीतिक जीवन मेरा बचपन से, जब से होश संभाले तब से मेरा यही शौक, यही जज्बा रहा है। और मैं अब तक जो सियासत में हूँ, अभी मैं हार गया हूँ, लेकिन हारने के बाद भी मेरा कोई दूसरा काम है ही नहीं। अभी भी मैं लोगों की सेवा में रहता हूँ। तो ये जुनून मेरा बचपन से कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। MLC चुनाव का जब से चर्चा शुरू हुआ
तो पहले से आपके नाम का चर्चा नहीं था या किसी भी कैंडिडेट का चर्चा नहीं था कि आरजेडी से कैंडिडेट कौन होगा या कांग्रेस से कौन होगा। अचानक से लिस्ट आता है और आपके नाम की घोषणा होती है। तो आप अपने तरफ से अपनी इच्छा जाहिर की पार्टी से कि लड़ना चाह रहे हैं या पार्टी ने कहा कि लड़ लीजिए एमएलसी का चुनाव? देखिए, मैं 85 से विधायक बन रहा हूँ, 6 बार मैं चुनाव जीता हूँ, 10 इलेक्शन लड़ा हूँ विधानसभा का, लेकिन कभी मेरे दिल में ये बात नहीं आई कि मुझे एमपी में लड़ना है या और कहीं कुछ करना है। तो ये शौक़ कभी मेरा रहा नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मैं विधायक बनता हूँ, और कभी अगर पब्लिक अगर किसी वजह से अगर नहीं चुनती है तो वो पब्लिक की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो एमएलसी का चुनाव है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमको एमएलसी चुनाव लड़ना है। जो मीटिंग जब यहाँ 22 तारीख को रखी गई थी पटना में, तीनों जिला के, चूँकि कटिहार एक जिला का एक विधान परिषद क्षेत्र है और पूर्णिया 3 जिला का ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र इसलिए बना कि जब इस 24 क्षेत्र का गठन हो रहा था, उस टाइम में अररिया और किशनगंज जिला नहीं बना था, तो उसमें पूर्णिया और अररिया कटिहार जिला हो गया था, कटिहार जिला हो चुका था। तो पूर्णिया और कटिहार के नाम से ये सीट हो गया। तो किशनगंज और अररिया बाद में जो जिला बना, तो वो भी इसी में शामिल रह गया एमएलसी क्षेत्र में। तो ये एमएलसी क्षेत्र में 3 जिला के 30 ब्लॉक के 17 विधायक होते हैं, 3 सांसद होते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र में लड़ने का मेरा कभी ख्वाब ख्याल में हमने सोचा ही नहीं था। जब वहाँ पर पटना में हमारे नेता, तीनों जिला के नेताओं से बात किए, मीटिंग किए, तो वो लोग तय किए कि नहीं, धनबल वाले के सामने कोई जनबल वाला ही होगा, तभी जो है ये जीत सकते हैं। क्योंकि धन का मुकाबला करने के लिए हम लोग कोई ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मुझे बुलाया गया और मुझे बुला के मुझे लालू जी भी आदेश दिए और माननीय तेजस्वी यादव जी भी कहे कि नहीं, आप लड़िए, हम लोग साथ हैं, हम लोग कैंप करेंगे। तो फिर भरोसा देखे कि ठीक है, पार्टी का आदेश है तो ठीक है। मैंने हाँ कहा और फिर आके तीनों जिला में पहले दल का मीटिंग शुरू किया गया। पूर्णिया में भी 2 मीटिंग हुई, युवा और पार्टी की, और फिर किशनगंज में भी 2 मीटिंग हुई और अररिया में भी 2 मीटिंग हुई पार्टी की। और जनप्रतिनिधि के साथ जो मिलने की बात थी, तो फिर उसके बाद हम जनप्रतिनिधि से मिलना शुरू किए। अगर हम, क्योंकि आप बहुत पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, आपके बैसी का ही अगर देखें तो बैसी में भी ऐसा हो चुका है कि आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी निकल चुकी है। 2010 में मेरे ख्याल से ऐसा हुआ, जब संतोष कुशवाहा, जो आपके अभी पूर्णिया के सांसद हैं, वो जब बीजेपी से यहाँ जीते थे। तो इस बार फिर एमएलसी के चुनाव में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, तो फिर ये खतरा बनता है ना कि फिर बीजेपी निकल जाए, क्योंकि बीजेपी के दिलीप जायसवाल लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। तो इसके चांसेस, इस तरह का डर नहीं लग रहा है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई में फिर से बीजेपी जीत सकती है? देखिए, हम लोग तो यही कहेंगे कि जो भी कांग्रेस की आज हालत है कि 70 सीट में उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, 70 विधानसभा का परफॉर्मेंस उसका क्या है, ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा। कम से कम 50% भी उसका परफॉर्मेंस ठीक रहता तो 35 सीट होता, तो हमारी सरकार बन जाती। आज यूपी में चुनाव हुआ, यूपी में चुनाव में 403 में आप 3 भी नहीं लाए, मात्र 2 सीट लाए। प्रियंका गांधी जितनी मेहनत वहाँ की है वो यूपी में, राहुल गांधी भी मेहनत की, लेकिन प्रियंका गांधी ज़्यादा मेहनत की। उसका आधा भी अगर यहाँ मेहनत किया जाता है अगर कांग्रेस की तरफ से, तो यकीनी तौर पर 50% सीट लाते। जबकि वामपंथी दलों को 29 सीट दिया गया था, 29 में उसका परफॉर्मेंस 50% से ऊपर रहा, 17 सीट उन्होंने लिया, और ये 19 सीट, 70 सीट में 19 सीट लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की हालत आज कहाँ और कैसे है। कांग्रेस का कोई लीडरशिप नहीं है बिहार में। कौन लीडर है, कोई बिहार के कोई भी पॉलिटिकल आदमी, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि लीडर कौन है कांग्रेस का। अध्यक्ष का नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन बाकी कोई कौन लीडर है, इस तरह का कोई चेहरा बिहार में कांग्रेस में नहीं है। और हमारे आरजेडी में
पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि आरजेडी का चेहरा तेजस्वी यादव है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पर तौसीफ आलम, उन्होंने मैं मीडिया के इंटरव्यू में आपके बारे में कहा कि एक लंगड़ा घोड़ा को राजद ने खड़ा कर दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कभी भी 40 साल के राजनीतिक जीवन में 10 चुनाव लड़ा हूँ। 10 चुनाव में मैं कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, व्यक्तिगत व्यंग नहीं किया, व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन ये काफ़ी तकलीफ़ की बात है कि इस तरह की बात कोई अगला उम्मीदवार करते हैं। हम लोग तो ये मान के चलते हैं, लंगड़ा घोड़ा तेज गधे पर भारी रहता है, ये जान लीजिए। तो आप उनको तेज गधा कह रहे हैं? हम उनको नहीं कह रहे हैं, ये कहावत है। और अगर कहा गया है तो ये उनकी बात है, हम उसको नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो लंगड़ा घोड़ा गधे पर भारी रहता ही है, ऐसी बात नहीं है। गधा गधा ही होता है, घोड़ा 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 ही होता है। हमारे सीमांचल में एक नेता इस दुनियावी से रुखसत हो गए, दुनिया से, वो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। तस्लीमुद्दीन साहब भी सरपंच या मुखिया से वो राजनीति शुरू किए थे और 9 बार विधायक बने, 5 बार सांसद बने। उनकी मौत लगभग 90 वर्ष के आयु में हुआ और उस वक्त वो मौत के वक्त भी वो सांसद के रहते हुए वो इंतकाल किए। तो आज हम उससे 30 साल छोटे हैं, 30 साल छोटे हैं वो। जब उस उम्र में भी अगर सांसद रहे तो लोगों के प्यार मोहब्बत से, तो हम तो अभी अच्छा खासा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये आरोप कोई भी अगर लगा रहे हैं तो ये आरोप तस्लीम साहब पर भी चला जाता है। इतना कद्दावर नेता जो 90 साल की उम्र में भी वो पद पर रहे, सांसद रहे, तो ये सब गलत तरीके से किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको जब से टिकट मिला है, आप जनबल बनाम धनबल की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इशारा जो सिटिंग एमएलसी हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के, उनके तरफ कर रहे हैं। तो क्या मामला है? क्या बहुत पैसे का खेल चल रहा है, या पैसे के एतबार से बहुत अमीर है? क्यों बार बार धन की तरफ इशारा करते हैं? नहीं, ये हम लोग तो अपने आँख से कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन चर्चा ये है कि जब भी उसको वोट की ज़रूरत होती है तो वो आते हैं, हर 5 पॉइंट पर जो मीटिंग करते हैं, और कम्बल कभी दे दिए, कभी बैग दे दिए, कभी झोला दे दिए, कभी कुछ दे दिए, इस तरह का करते हैं। और यही एक चर्चा है कि भाई धन दल इसलिए है कि वो समाज सेवक नहीं है। समाज सेवा जो हम लोग जैसे अस्थाई समाज सेवा करते हैं, चाहे हारें या जीतें, लेकिन उनका जो ये काम है वो राजनीतिक काम नहीं है। वो जीतने के बाद फिर दोबारा क्षेत्र में आके किसी समस्या पर वो चर्चा नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो ये धनबल ही पर ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 चुनाव से वो जीत रहे हैं। मतलब पैसे के बलबूते पे जीत रहे हैं, ऐसा चर्चा है, ऐसा चर्चा है, लोग कह रहे हैं। अब अगर इस पर अगर हम लोग ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इस देश में बहुत कम बना है, आज अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये धार्मिक भावना को जगा के ये बाहुबली प्रधानमंत्री कहा जाता है, ताकतवर प्रधानमंत्री है। लेकिन इंदिरा गांधी को हराने वाला 77 में एक जिसको जोकर कहा जाता था, स्वर्गीय राजनारायण जी, जो एक कपड़ा बांधते थे सर पर, तो राजनारायण जी उसको हरा दिए, इंदिरा गांधी को। तो कभी कभी जनमानस इतना जग जाता है कि वो फिर धनबल का कोई वहाँ मोल नहीं रहता। तो आपको भी भरोसा है कि जनबल के से आप हरा पाएंगे उनको इस बार? जी, यकीनी तौर पर, चूँकि 2 बार वो जो रहे हैं तो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। आज सब कोई बदलाव चाहते हैं। एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे एक उम्मीदवार कह रहे हैं कि लंगड़ा घोड़ा का जमानत जब्त हो गया। तो जमानत जब्त होता है 16% से नीचे जिसका वोट आता है उसका जमानत जब्त होता है। और जिन्होंने कहा है उनको वोट, उनका जो मुकाबला मेरे साथ अगर किया जाए तो मेरे क्षेत्र में जीतने वाले उम्मीदवार 68,416 वोट लाए हैं और मुझे 38,254 वोट मिले हैं। हार हमारी हुई है 30,162 वोट से। और जो बोले हैं उनके क्षेत्र में जो जीते हैं उनको वोट मिला है 85,855 वोट और उनको मिला है 30,204 वोट।
हारे हैं वो 55,651 वोट से। तो जो 55,651 वोट से हारे हैं और वो हमको कह रहे हैं कि जमानत, जब ये व्यक्तिगत आरोप हो गया, ये गलत आरोप, झूठा आरोप, ये आरोप इस तरह का कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। अभी जो ये एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनप्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं? देखिए, वास्तविक बात यह है, सच्चाई ये है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद तो पावर तो लगभग विधायक के ही समान होता है। वो विधानसभा में कानून की शुरुआत करते हैं, वहाँ कानून बनता है और उसको विधान परिषद में जो है फिर पास करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पास होने के बाद फिर वहाँ पास हो जाता है और यहाँ अगर रोक दिया जाता है तो फिर रिवाइज होता है। तो एक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम एमएलसी बनते हैं 4-5 तरीके से, एक एमएलसी जो हमारे आज त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि चुनेंगे और एक शिक्षक क्षेत्र से भी होता है, एक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी भी होता है, फिर विधायक द्वारा भी चुने जाते हैं, फिर गवर्नर द्वारा भी नॉमिनेट किया जाता है, कई तरह से चुने जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद सभी तो सबका पावर तो समान है, कोई बात नहीं है। तो वहाँ दल विशेष पर जो कानून आता है, वहाँ एमएलसी तमाम जो जीते हुए रहते हैं तो दल विशेष के मुताबिक वो वहाँ बढ़ जाता है। कोई इस दल के हो जाते हैं, कोई उस दल के हो जाते हैं। इस बार बहुत कड़ाई से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी दल के हिसाब से बहुत सख्ती से लड़ रहे हैं। इसके चलते आज जो है ये लोगों को पता चला कि दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मैं तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं या किसके उम्मीदवार हैं। जनप्रतिनिधि जो हम बन रहे हैं, अगर हम बन गए तो सबसे पहला काम तो ये है, इसमें जिम्मेदारी है जो जनप्रतिनिधि हमको चुन रहा है अपनी बात कहने के लिए विधान परिषद में, सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि उसको सम्मानजनक राशि मिले। सम्मानजनक राशि हम लोगों ने ऐलान किया है कि हमारी मांग होगी कि 10,000 रुपया सैलरी के रूप में मिले उसको, और मुखिया को कम से कम 25,000 रुपया सैलरी के रूप में मिले। उसी समकक्ष में सरपंच को और सरपंच के पंच को मिले और समिति को मिले, जिला परिषद को मिले। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, चूँकि हमको वो चुन रहे हैं अपनी समस्या के लिए। तो सबसे पहले मैं उनकी समस्या को उठाऊंगा, फिर बाकी जो जन समस्या है उनको भी लेके लड़ूंगा। आखिरी सवाल जाते जाते है कि एबीयू किशनगंज का केस आपके एफिडेविट के हिसाब से आप पर अभी भी चल रहा है, तौसीफ साहब के ऊपर भी और इधर के कई नेताओं पर है। तो एबीयू किशनगंज का मामला जो है उसको लेकर कई लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेताओं पे कि उनकी वजह से नहीं हो रहा। आपका इसमें क्या स्टैंड है कि कहाँ पे ये चीज़ फंसा हुआ है और क्या कुछ इसके लिए कर रहे हैं आप या करेंगे? एएमयू का जहाँ तक मामला है, एएमयू के संघर्ष में अख्तरुल ईमान साहब और मौलाना असरारुल हक मरहूम के मैंने दावत पर मैंने वहाँ गया और उस आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते आज मेरे ऊपर एक केस अगर ज़िंदगी में है तो वही एक केस है। उसमें हम लोगों ने नीतीश जी से सब कोई मिले थे, हम लोग तमाम नेता, कि भाई केस को वापस ले लीजिए, लेकिन नीतीश जी ने केस को वापस नहीं लिया। आज के डेट में भी किशनगंज में ही केस वो चल रहा है। तो एएमयू में जो फंड रिलीज नहीं हो रहा है, यही हम लोग कहना चाहते हैं अपने वोटरों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, कि एएमयू के बनने से लॉस किसको है, नुकसान किसको है। जब किसी को नुकसान होता है तो नुकसान जिसका होना होता है वही रोकता है। रोकने वाला कौन होता है? जिसका नुकसान होता है। तो ये अवाम देखे कि किसका नुकसान हो सकता है। एएमयू अगर आता है तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा, ITI भी, सब कुछ, इंजीनियरिंग होगा, तमाम तरह की पढ़ाई होगी। तो ये किसको नुकसान है ये साफ साफ दिख रहा है। तो उसको आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो MGM मेडिकल कॉलेज को नुकसान होगा। अब तो ये तो मैंने अवाम की तरफ हम छोड़ देते हैं कि अवाम समझे कि भाई कौन रोक सकता है, कौन रोका है। जिनकी सरकार है वही अगर उस पद में है, उसी इसमें क्षेत्र में हो रहा है, तो ये न कभी जनप्रतिनिधि के बारे में जो है सम्मानजनक कोई बात हुई है, ना कहीं कोई प्रखंड में जाके थाना में जाके, ब्लॉक में जाके कहीं कोई ऐसी बात नहीं किए हैं कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। कहीं ऐसा हम लोग तो नहीं सुने हैं अभी तक। एक अहम सवाल जो यहाँ पर बनता है, जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, ओपोजिशन का अगर देखें तो वो 5 जो है अभी AIM के पास है और AIM का कोई कैंडिडेट है नहीं, तो उनका समर्थन या उनके नेताओं से कोई बातचीत आपकी है? देखिए, हमने पटना ही में जब सत्र चल रहा है, आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो पटना हमारी मीटिंग थी वहाँ तेजस्वी जी के साथ में। तो हमने इजाज़त लिया था तेजस्वी जी से कि हम MIM के तमाम विधायक से अभी बैठक करके उन लोगों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उम्मीदवार अगर नहीं दे रहे हैं तो हमको साथ दीजिए, सेकुलर पार्टी है हमारा।
तो पांचों वहाँ पहुँचे अख्तरुल ईमान साहब के यहाँ, नेता MIM के नेता के वहाँ। तो उसके यहाँ तमाम लोग थे, इजहार हस्बी साहब भी थे। उस टाइम में तौसीफ साहब का नाम नहीं था, अनाउंस नहीं हुआ था। तो पांचों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, ये वादा किया था। अब क्षेत्र में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं ये झूठा प्रोपेगेंडा किसी के बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि ये उनके इस पर है मामला है, किसको कहाँ सूट करता है, अब किसको कहाँ नहीं करेगा। तो हम झूठ बोल दें कि सब कोई मेरे साथ हो गया, ये तो गलत बात होगी ना। तो मतलब उस तरह का आश्वासन मिला था, अभी कोई बात नहीं हुई इधर? नहीं, सब कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी खामोश हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ रिश्ते के चलते कुछ वो आगे पीछे कर रहे हैं। तो हम वो किसी पर हम ये नहीं है, हम लोग जो है बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऊपर वाला चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमारा सिंबल ऊपर ही रहेगा, सिंबल तो नहीं होता है नाम, और हाँ नाम हमारा जो आया है तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम है। ये थे हमारे साथ पूर्णिया अररिया किशनगंज क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुबहान साहब। आगे भी हम जो बाकी कैंडिडेट है उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और आपके समक्ष उनकी बातों को रखेंगे।